अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कासिम खटक नए चैप्टर के टॉपिक के साथ क्रोमोसोम के साथ हाजिर हूँ। तो जी आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट कमेंट्स में भी यही कहते थे कि सर क्रोमोसोम पर कोई खूबसूरत वीडियो अपलोड करे। तो आज बहुत खूबसूरत टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। यकीन जाने कि इंशाल्लाह आप इसको सुनकर हैरान होंगे कि किस तरह ये क्रोमोसोम हमारे बॉडी में है। तो चलो शुरू करते हैं क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रोमोसोम, ये लफ्ज क्रोमोसोम की लफ्जी मानी क्या है। क्रोमो का मतलब है कलर्ड, कलर्ड, और सोमा का मतलब है बॉडी, सोम। अब ये इसका क्या डिफिनीशन है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी दागानुमा जिस्म, color body found inside the nucleus at the time of cell division। यानी सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होगा तो फिर आपको ये न्यूक्लियस नजर आएगा। मैं ये आपके सामने एक डायग्राम ड्रा करना चाहता हूं। ये जी मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक सेल है, ठीक है। अब जी इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है, ये क्या है। ये वो कलर बॉडी है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन ये बॉडी आपको उस वक्त नजर आएगी जब क्या होगी, जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको नजर आएगी। ये बात भी आप अपने साथ नोट करें कि इंटरफेस यानी जब एक सेल दूसरे सेल के दरमियान जो पीरियड होता है, सेल डिवीजन के दरमियान, माइटोसिस और मियासिस के दरमियान जो पीरियड होता है, वक्फा होता है, उस वक्फे को, उस मरहले को हम कहते हैं इंटरफेस। तो जी इंटरफेस के दौरान हमें ये दागानुमा स्ट्रक्चर, कलर बॉडी नजर आ जाती है। इसको साइंटिस्ट क्रोमोसोम कहते हैं। एक बात यहां पर आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें कि एक लफ्ज आता है कंडेंसेशन। अब देखो ये कंडेंसेशन का क्या मतलब है कि ये दायगानुमा स्ट्रक्चर है। अब ये मिसाल के तौर पर इतना स्ट्रक्चर है। अब ये इसका जी ये मोटा भी हो गया, ठीक है ना, और ये जी मोटा भी हो गया और छोटा भी हो गया। मोटा और छोटे का होना क्या है, कंडेंसेशन। ये लफ्ज आप अपने साथ बिल्कुल नोट करें डियर स्टूडेंट। ये लफ्ज आगे हम जब ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन तक जाएंगे तो फिर आपको ये लफ्ज बार बार आएगा। तो ये एक दूसरी बात, क्रोमोसोम को आप सेल साइकिल में आप अगर आप स्टडी करें ना तो आपको बड़ी खूबसूरत तरीके से क्रोमोसोम आपको नजर आएगा। आपको ये भी पता है कि इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं। एक G1 जिसे गैप फेज भी कहा जाता है, और दूसरा एस फेज जिसको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये इस फेज सेल साइकिल में जो है ना, ये क्रोमोसोम के स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम में आप देखेंगे कि इस फेज के दरमियान डीएनए और प्रोटीन का क्या गेम होता है, आप इंशाल्लाह देखकर हैरान रहेंगे, ठीक है ना। तो ये इस फेज का जहन में रखना है। तो ये जी कंडेंसेशन हो गया। अब ये मैं आगे जाता हूं जी, आगे जाता हूं। ये पता हमें चला, इस डायग्राम से हमें ये पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर जो दागानुमा स्ट्रक्चर है, जो दागानुमा स्ट्रक्चर है, कलर स्ट्रक्चर है, जो कि सेल डिवीजन के दौरान अपीयर होता है, वो क्रोमोसोम है, ठीक है ना। डिस्कवरी किस तरह हुई है। 1882 में एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि सैलेमेंडर के लार्वे की सेल डिवीजन को जो कि सैलेमेंडर के लार्वा सेल डिवाइड रिपीटली उसकी सेल डिवाइड हो रही थी, तो उसने इस दागानुमा कलर स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा। उस साइंटिस्ट का नाम है विल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में देखा,
ठीक है ना। अब जी इसके बाद ये लफ्ज टर्म क्रोमोसोम, जिसका लिटरली मीनिंग क्या है, कलर्ड बॉडी, इसके लिए सबसे पहले जो जिस साइंटिस्ट ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया वो वेल्डियर थे, जिसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। और इसके बाद सूटान सूटान ने 1908 में इस क्रोमोसोम को पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इसके फंक्शन को। आपको पता है इंशाल्लाह आगे भी आपको जीन के टॉपिक पे जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो उस वक्त ये कैरियर ऑफ जीन है, ये जीन को ले जाने का व्हीकल है, गाड़ी है, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये कैरियर ऑफ जीन है, यानी जीन अपने एक्सप्रेशन जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर करेगा तो ये किसी कैरियर के जरिए वहां पहुंचेगा, और उस कैरियर का नाम क्या है, क्रोमोसोम। यहां पर यानी हेरिडिटी मटेरियल, जो कि बाद में पता चला कि वो डीएनए है, इस हेरिडिटी मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन था, क्रोमोसोम था। ये बात 1908 में सूटान ने इसकी फंक्शन जब मालूम की तो इस लिहाज से फिर क्रोमोसोम का जो इम्पोर्टेंस था वो और भी ज्यादा हो गया कि ये तो बहुत ही काम की चीज है। इसलिए जी आगे जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से। अब जी देखो, एक बात आपके जहन में डियर स्टूडेंट फिक्स होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल लिखनी चाहिए कि स्पीशी टू स्पीशी यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलते रहते हैं। किसी में एक क्रोमोसोम है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी वन पेयर मतलब मीन्स टू क्रोमोसोम, किसी में टू पेयर है, किसी में थ्री पेयर है, किसी में फोर पेयर है, किसी में सेवन पेयर है, किसी में 13 पेयर है, किसी में 19 पेयर है। मतलब ये है कि डिफरेंट हर ऑर्गेनिज्म में यानी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स नहीं है, बदलते रहते हैं। लेकिन एक स्पीशी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्रोमोसोम फिक्स है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन का एग्जांपल आपको पता है कि ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो ये फिक्स है, ठीक है ना। ये जितनी भी होमोसेपियन है इन सब में फिक्स है। इसी तरह पेंसिलिनियम एक फंजाई है जिसमें वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये सारे पेंसिलिनियम फंजाई में क्या है, ये फिक्स है। आपको एक मजे की बात की बताते जाऊं कि क्रोमोसोम की नंबर का ज्यादा होना या कम होना किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साथ या उसके साइज के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बात आप अपने नोट में लाजमी तौर पर लेके कि साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी आपको मैं मिसाल से समझाता हूं प्रोटोजोन कितने छोटे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसमें आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उसमें 150 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी तकरीबन 300 क्रोमोसोम है। जबकि ह्यूमन बीइंग कितना बड़ा है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, सिर्फ 46 क्रोमोसोम है। लेकिन ये बात भी आप अपने जहन में रखें कि हर सेल के अंदर इस 46 के क्या मतलब है 46 का, कि हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ये नहीं है कि अब ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने सेल होंगे, करोड़ सेल है, 1 करोड़ सेल है, तो इस हर एक सेल में जब 46 तो कितने हो गए, 46 करोड़ हो गए। अब अमीबा के अंदर तो एक सेल है प्रोटोजोन के अंदर, वो प्रोटोजोन या 2 होंगे या 3 सेल होंगे, तो क्या होंगे कि उसमें 300 प्लस 300 प्लस 300 900 टोटल, जबकि इधर 46 करोड़ क्रोमोसोम है, ठीक है ना। तो जी इसके अलावा जी फ्रूट फ्लाई का जी 4 पेयर है। पी प्लांट जिस पर मेंडल ने काम किया था पेसियम सेटावियम, उसमें जी 7 पेयर है। फ्राग में 13 पेयर है। इसी तरह जी इसी तरह हमारे साथ क्या है, ह्यूमन बीइंग में शुगर केन में 40 पेयर है, 80 है। फॉरेन प्लांट में तकरीबन 500 पेयर है, यानी सबसे ज़्यादा फॉरेन प्लांट में है 1000 नंबर क्रोमोसोम है, जबकि सबसे कम पेंसिलिनियम पंजाई है जिसमें, तो ये नंबर टू इन
इन बातों से आपको ये पता चला कि सर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं, तो फिक्स नहीं है। सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल उस सेल को कहते हैं बॉडी सेल, यानी किसी की बॉडी में जितनी भी सेल होते हैं वो सारे सोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। एक है सोमेटिक सेल और एक है जर्म सेल। सोमेटिक सेल उस सेल को कहते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिस्सा लेते हैं। जबकि जर्म सेल वो सेल है या सेक्स सेल वो सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, जिसका काम है कि सेक्स मेल होगा कि फीमेल। तो सोमेटिक सेल में आप सेट ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से अब हमारे साथ जब हम ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो दो किस्म के ऑर्गेनिज्म है, एक प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सिर्फ डिप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे। डिप्लॉइड का क्या मतलब है? 2n। अब 2n का क्या मतलब है कि किसी भी सोमेटिक सेल में जो सेट होते हैं क्रोमोसोम के वो दो होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मैं ह्यूमन बीइंग के केस में 23 सेट है तो कितने हो गए? 46। क्लियर? तो इस तरह इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ट्रू ऑर्गेनिज्म है उसमें जी ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड भी है, यानी 2 सेट भी है, हैप्लॉइड भी है जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। जब दो किसी सोमेटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, किसी सोमेटिक सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, किसी सोमेटिक सेल में जब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो फिर हम उसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड, किसी सोमेटिक सेल में 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो फिर हम उसको कहते हैं टेट्राप्लॉइड, किसी सोमेटिक सेल में 5 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो हम उसको कहते हैं पेंटाहेप्लॉइड, यानी इसको फिर हम कहते हैं पॉलीप्लॉइड। एक है डिप्लॉइड, एक है हेप्लॉइड और एक है पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि जिसके बॉडी के सोमेटिक सेल में मोर देन 2 सेट होंगे, या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि ये क्या है? पॉलीप्लॉइड ही है। और एक है डिप्लॉइड जिसमें 2 सेट हो तो उसको हम कहते हैं कि ये डिप्लॉइड है। और एक ऐसी सेल जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हैप्लॉइड है। तो बहरहाल ये सेट ऑफ क्रोमोसोम के हवाले से भी डिफरेंट है, पॉलीप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, ट्रूप्लॉइडी वगैरह वगैरह, डिप्लॉइडी। इसके बाद हम जाते हैं स्ट्रक्चर पर। जी, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, आखिर जब ये इतनी ही अच्छा पार्ट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है। सबसे पहले एक विजिबल प्रोमिनेंट धागानुमा स्ट्रक्चर ये मैंने आपके सामने बनाया, जिसको हम कहते हैं, ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, क्रोमेटाइड भी इसको हम जी धागानुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अर्ली जो मैंने थ्रेड का जिक्र किया ये असल में इसके क्रोमेटाइड की तरफ है। तो इसके स्ट्रक्चर में ये पार्ट है, क्रोमेटाइड, सेंट्रोमेयर जिसको प्राइमरी कंट्रैक्शन भी कहा जाता है, सेकेंडरी कंट्रैक्शन, सैटेलाइट बॉडी, टीलोमेयर, ये सारे पार्ट है। अब जी मैं आपको बारी बारी इन पार्ट को मैं बनाने जा रहा हूं। तो जी आप देखें जी, ये मेरे साथ है प्राइमरी यानी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर 2 क्रोमेटाइड 2 आर्म मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, ठीक है ना। इसको प्राइमरी कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। ये इस पर जी ये देखो ये एक आर्म और ये देखो ये दूसरा आर्म, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल बना लेता हूं ताकि आपको इसकी समझ और भी मजबूत तरीके से आए। तो जी ये हमारे साथ जी ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम का क्या है, ये क्या है? क्रोमेटाइड है, प्रोमिनेंट विजिबल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो कि आपको ये नजर आ रहा है जी, ठीक है। ये क्रोमेटाइड है। अब इस क्रोमेटाइड के अंदर क्या होगा? एक लार्ज कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह इसके अंदर भी
ठीक है ना। अब जी ये क्रोमेटाइट, इस थ्रेड लाइक को हम पी आरम भी कहते हैं, इस क्रोमेटाइट को हम क्यों आरम भी कहते हैं। इसमें जो इसके अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो अनब्रोकन होगा, ठीक है ना, लॉन्ग क्वाइल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस डीएनए के अंदर फिर जीन होंगे। तो जी ये चीज हो गई। अब जी ये क्रोमेटाइट जब दो, इसकी बुनियाद पर फिर हम इसके शिप को भी यहां पर ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये दोनों आर्म बराबर हो तो फिर हम उस क्रोमोसोम को कहते हैं मीटासेंट्रिक, मीटासेंट्रिक। आपको एक बात मैं ये बताऊं कि ये सेल डिवीजन में एनाफेज के दौरान फिर आपको इस क्रोमेटाइड की ये वाजी जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आएगी, मीटासेंट्रिक व्हेन बोथ द आर्म आर इक्वल। तो ये असल में ये फिर वी शेप होंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये वी शेप है मीटासेंट्रिक, एक किस्म का क्रोमोसोम। जी दूसरा है अगर ये आर्म अनइक्वल हो, अनइक्वल मतलब एक है कि ये एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, तो फिर हम इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो ये जी ये इसका शेप है एल, एल शेप आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब जी तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की शेप कौन सा शेप है, जिसमें एक बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा, ठीक है ना। या इसको आप इस तरह भी बना सकते हो, ये जे शेप होगा, ठीक है, बहुत छोटा, ये जे शेप है। और टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक छोटा शेप है हमारे साथ क्या है, ये एल शेप है और ये वी शेप है। और टीलोसेंट्रिक क्या है, जिसमें ये आई शेप है। शेप ऑफ क्रोमोसोम को आप क्रोमेटाइड के बेस पर ही आपको लेंथ ऑफ क्रोमेटाइड यानी सेंट्रोमियर के साथ वो किस तरह अटैच होते हैं। अगर दोनों आर्म बराबर हो, जैसे यहां पर आपको वी शेप नजर आ रहा है, तो ये मीटासेंट्रिक शेप होगा क्रोमोसोम का। शेप ऑफ क्रोमोसोम को आप सेल डिवीजन में एनाफेज, याद रहे कि ये एनाफेज के दौरान आप स्टडी कर सकते हैं। ये जी सब मेटासेंट्रिक, इसमें अनइक्वल आर्म हो तो फिर इसको ये एल शेप हो गया। और इक्रोसेंट्रिक में जी ये जे शेप हो गया। और टीलोसेंट्रिक में ये आई शेप हो गया। तो ये इसके चार मुख्तलिफ शेप है जो कि क्रोमेटाइड के हवाले से, यहाँ पर चूंकि क्रोमेटाइड और सेंट्रोमियर की बात चल रही थी तो ये जी मैंने आपसे मिटा दिए, क्लियर हो गए। तो क्रोमोसोम के एनाफेज के दौरान कितने शेप है, चार, मेटासेंट्रिक, मेटा दरमियान में, सब मेटा दरमियान से हटकर, दोनों अनइक्वल, तो वो सब कुछ जी। इसके बाद जी मैं अब स्ट्रक्चर को जी, ये जी हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। याद रहे कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होंगे। मैं एक क्रोमोसोम को इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। दूजी ये इसके अंदर वो क्वाइल डीएनए है और इसके अंदर वो जीन है, ये सब कुछ मैं ड्रा कर रहा हूं जी। इसके बाद है सेकेंडरी कंट्रैक्शन जी। इसके स्ट्रक्चर में तीसरा पार्ट क्या है, सेकेंडरी कंट्रैक्शन जी। अब ये पार्ट जो नजर आपको आ रहा है ये क्या है, सेकेंडरी कंट्रैक्शन, क्लियर। यानी अब ये किसी क्रोमेटाइड के साथ एक दूसरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो हमारे साथ नजर आ जाता है, उसको पहले तो प्राइमरी कंट्रैक्शन था, वो तो हर एक में होगा, ये सेकेंडरी कंट्रैक्शन है। इसको न्यूक्लियोलाई ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। एटलीस्ट वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में ये नजर आएगा, एटलीस्ट। सेंट्रो प्राइमरी कंट्रैक्शन तो हर क्रोमोसोम में होगा, सेंट्रोमेयर तो हर क्रोमोसोम में होगा, लेकिन सेकेंडरी कंट्रैक्शन एटलीस्ट वन पेयर में होगा। यानी मतलब यह है कि हर क्रोमोसोम में ये इसका वजूद नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जी सेकेंडरी कंट्रैक्शन है। अब जी इस पर एक शॉर्ट आर्म, क्रोमेटाइड की तरह एक शॉर्ट आर्म, बहुत ही मुख्तसर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो नोप लाइक अपीयरेंस, जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट बॉडी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस होगा
उस डीएनए की सीक्वेंस को हम कहते हैं यंग डीएनए। उस डीएनए को हम क्या कहते हैं? यंग डीएनए। वो यूजलेस सीक्वेंस होगा डीएनए का, वो हमारी किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, किसी काम का हमारे साथ नहीं है, तो उसको हम कहते हैं यूजली सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसको कहते हैं यंग डीएनए। सैटेलाइट भी आपने पहचान लिया कि सेकेंडरी कंट्रैक्शन पर जो बहुत शॉर्ट आर्म नोप लाइक स्ट्रक्चर रिपेयर हो जाता है, तो उस नोप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट बॉडी। इसके अंदर जो डीएनए होगा, इसके अंदर भी डीएनए होगा, वो यूजली सीक्वेंस होगा, हमारे किसी काम के नहीं है, उसमें किसी किस्म के अच्छा जीन नहीं है, यूजली सीक्वेंस है। तो इस यूजली सीक्वेंस को हम कहते हैं यंग डीएनए। और टीलोमेयर आखिरी पार्ट, ये हिस्सा, ठीक है ना, पोलर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी इसको कहते हैं, या द एंड पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम भी इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं टीलोमेयर। इसके साथ कोई चीज भी अटैच नहीं हो सकता। ये क्रोमोसोम का वो हिस्सा है जहां पर अटैचमेंट ममनू है, ठीक है ना, अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो ये हमारे साथ क्या है? स्ट्रक्चर है। क्लियर? ठीक है ना जी। आगे मैं जा रहा हूं। अब जी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से मैं जी आगे जा रहा हूं। क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन, केमिकली जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो हमें क्रोमोसोम के अंदर दो मेन यूनिट नजर आते हैं। एक तो बहुत बड़ा यूनिट नजर आता है और दूसरा छोटा नजर आता है। जो छोटा यूनिट है, जो छोटा चीज है, ठीक है ना, केमिकली क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ज्यादा मिकदार में है लेकिन इंपॉर्टेंस उसकी इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा कंपोनेंट जिसकी मिकदार तो उनसे थोड़ा सा कम है लेकिन इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। यकीनन आप समझे होंगे। क्रोमोसोम के अंदर हमारे साथ एक कंपोनेंट है प्रोटीन जो कि 60% है, और दूसरा कंपोनेंट है डीएनए जो कि 40% है। अब जी ये क्रोमोसोम जी मैं आपको क्रोमोसोम की समझाने जा रहा हूं कि ये प्रोटीन जिसको हम 60% कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, इसका नाम है हिस्टोन। ये ऑक्टामर की सूरत में होगा, यानी 8 मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन होंगे। अब जी ये हिस्टोन प्रोटीन 5 किस्म के हैं। एक है H1, दूसरा है H2B, तीसरा है H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3 और पांचवा है H4। ये 5 किस्म के प्रोटीन है जी। अब प्रोटीन की बात चूंकि निकल गई है तो जी ये प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, इसका नाम है हिस्टोन। ये 5 किस्म के हैं, H1, H2A, H1A, H2A, H2B, H3 और H4। ये 5 किस्म के हैं। H1 प्रोटीन हिस्टोन का है, वो इजीली रिमूव होता है, ठीक है ना, यानी इसका कोई स्ट्रक्चर रोल नहीं है। जबकि H2A, H2B, H3 और H5 ये इजीली रिमूव नहीं होता, जबकि H3 और H4 ये इजीली रिमूव नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर रोल भी है, ठीक है ना। तो वो जब हम आगे जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक कंपोनेंट है। अब जी ये किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो फिर नीचे में मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है हमारे साथ डीएनए, जिसका परसेंटेज तो सिर्फ 40% है, लेकिन आपको ये बात याद रखें कि यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आइडेंटिकल प्रोटीन, आइडेंटिकल डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, जिसको डीएनए कहते हैं, और जिसका एक ही फंक्शन है, वो क्या है? हेरिडिटी कंट्रोल, ठीक है ना। हेरिडिटी यानी जीन की एक्सप्रेशन में ये किरदार अदा करता है। रिसेंटली प्रोटीन के फंक्शन में भी ये बात आ गई है। पहले तो हम इसको स्ट्रक्चरल
रोल इसके। लेकिन रिसेंट ईयर में जो स्टडी हुई है उसमें ये भी आ गया है कि ये रेगुलेटरी ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म में, रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी किसी जीन को ऑन करना, किसी जीन को ऑफ करना, ये प्रोटीन का काम है, ये यहाँ पर हो गई। इसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन में नॉन हिस्टोन भी है, 12 से 20 नॉन हिस्टोन है जिसकी रेगुलेटरी एक्सप्रेशन ऑफ जीन में भी अपना किरदार है। ठीक है, तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन हो गई। अब ये मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो बेसिक यानी क्रोमोसोम बना किस तरह है, जी आई थिंक आपको समझ गए होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम को आप सेल साइकिल में जो 3 फेजेस है, G1, एस फेज और G2, G1 को गैप कहा जाता है, इस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है, जबकि G2 को ग्रोथ फेज कहा जाता है। इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो G1 है और सबसे स्मॉलेस्ट फेज जो है वो G2 है और सबसे कम का फेज जो है वो इस फेज है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम किस तरह बनता है, इसके 4 लेवल है। ये 4 लेवल हम इस फेज के दौरान देख सकते हैं। इस फेज में सारे क्रोमोसोम की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, एंजाइम की सिंथेसिस, डीएनए रिप्लिकेशन, ये मशहूर ऑब्जेक्टिव है कि डीएनए रिप्लिकेशन कब होती है, डीएनए रिप्लिकेशन इस फेज में होती है। ठीक है ना, डीएनए रिप्लिकेशन, जब डीएनए रिप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर और प्रोटीन, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर डबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डीएनए रिप्लिकेशन और प्रोटीन रिप्लिकेशन हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल है। ठीक है ना, सबसे पहले लेवल में ये हमारे साथ एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर जी क्या है, ये डीएनए है। इस डीएनए को मैं जरा यहां से इस डीएनए को मैं निकालता हूं। ठीक है ना, ये मैंने इससे डीएनए निकाल लिया। क्लियर। अब जी चूंकि हमें पता है कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर 2 चीजें हैं, एक डीएनए है और एक प्रोटीन है, 2 कंपोनेंट है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले लेवल में क्या करता है, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम सबसे पहला लेवल इसका क्या है, न्यूक्लियोसोम बनते हैं। जब डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, यानी प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन, और अब जी ये ऑक्टोमर है, ये मिसाल के तौर पर ऑक्टोमर है 8, इसकी मैं बना रहा हूं 8। ठीक है, 8 जी। अब ये जी इसके अंदर इस तरह क्वाइल कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वाइल कर लिया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इस वक्त इस न्यूक्लियोसोम की जो थिकनेस है वो 10 नैनोमीटर है। आपको नजर तो आ रहा है ना, ठीक है, गुड जी। ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया। अब जी आगे जाते हैं इसी स्ट्रक्चर, ये इस डीएनए को जी, ये अब जी दूसरी जगह पर फिर न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, 8 ऑक्टोमर है जी, इस तरह फिर क्वाइल हो जाती है। एक बात याद रखें कि इस न्यूक्लियोसोम के अंदर एक तो क्रोमोसोम और डीएनए, प्रोटीन और डीएनए क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम की थिकनेस क्या है, 10 नैनोमीटर। ठीक है ना, अब जी इस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए क्वाइल हुई है वो कितने न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है, 200 न्यूक्लियोटाइड पर। ठीक है ना, 200 न्यूक्लियोटाइड पर। और जबकि ये 200 न्यूक्लियोटाइड है, वो डीएनए जो इसमें क्वाइल हुई है उस डीएनए को हम क्या कहते हैं, कोर डीएनए। क्या, कोर डीएनए। न्यूक्लियोसोम यानी इस डीएनए को जो क्वाइल हुई है इसको क्या कहते हैं, कोर डीएनए। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है, 200 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना। अब जी और दूसरा है लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए वो डीएनए
लिंकर डीएनए उस डीएनए को कहते हैं जो दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, दो न्यूक्लियोसोम के दरमियान हो। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? 60 न्यूक्लियोटाइड होंगे। क्लियर? 60 न्यूक्लियोटाइड, सही है, 60 न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब जी कोर डीएनए और लिंकर डीएनए के बाद दूसरा लेवल हमारे साथ आ जाता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। अब जी ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये जी आपको नजर आ रहा है, ये आपको तस्बीह की दानों की तरह नजर आ रहा है ना जी, ये जी इसको हम क्या कहते हैं? ये देखो इस तरह आपका डीएनए, प्रोटीन और डीएनए इस तरह न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं दूसरा लेवल हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। क्लियर? अब जी ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग, इसमें जो क्या है, अब जी इसके बाद जी तीसरा स्टेज हमारे साथ शुरू हो जाता है। तीसरा लेवल क्या है? तीसरा लेवल हमारे साथ क्या है? क्रोमेटाइड फाइबर। क्रोमेटाइड फाइबर ये कब होगा? ये जी जब न्यूक्लियोसोम, ये सारे न्यूक्लियोसोम इस तरह क्वाइल हो जाते हैं। ये सारे न्यूक्लियोसोम इस तरह क्या हो जाता है? क्वाइल हो जाते हैं। ये सारे, ये जो तस्बीह के दाने हैं, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग है जिसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर तक है, ये जब क्वाइल हो जाते हैं ये सारे, ठीक है ना, 2-2 या 3-3 या 4-4 या 5-5 इस तरह ये क्वाइल हो जाते हैं। इस क्वाइलिंग को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटाइड फाइबर, ठीक है ना। अब इसकी थिकनेस क्या होगी? 30 नैनोमीटर होगी, 30 नैनोमीटर होगी। यानी न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जब एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाता है, पहले तो हिस्टोन प्रोटीन पर H1 के अलावा H2, H2A, H2B, H3, H4, ये हिस्टोन प्रोटीन, इस पर जब डीएनए क्वाइल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते थे? न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम जब दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ मिलते हैं तो उस डीएनए को हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए। अब इस न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है उसको हम क्या कहते हैं? कोर डीएनए, जिसमें 200 तक न्यूक्लियोटाइड होती है, ठीक है ना, बात तो समझ रहे हो। अब ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो तस्बीह की दानों की तरह, ये स्ट्रिंग जब एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाते हैं, ये न्यूक्लियोसोम इस पर क्वाइल, ये न्यूक्लियोसोम इस पर क्वाइल, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बताऊं कि ह्यूमन केस में हमारे साथ जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए की जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और इसमें तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड है, तो आप खुद अंदाजा लगाए। और क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 23 पेयर है। और जीन की तादाद कितनी है? 40,000 जीन है। तो आप खुद अंदाजा लगाए कि, तो जी हमारे साथ तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्रोमेटाइड फाइबर है। ये न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के ऊपर क्वाइल होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटाइड फाइबर। अब जी क्रोमेटाइड फाइबर हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक है हेटेरोक्रोमेटाइड फाइबर और एक है यूक्रोमेटाइड फाइबर। हेटेरोक्रोमेटाइड फाइबर उस क्रोमेटाइड फाइबर को कहते हैं कि जिसमें न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग कंडेंसेशन ज्यादा हो, डार्क, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन हो। पहले में मैं बता चुका हूं कि कंडेंसेशन का क्या मतलब है कि कोई बड़ा धागा छोटा भी हो जाए और मोटा भी हो जाए तो उसको हम क्या कहते थे? कंडेंसेशन। तो यहां पर ये न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रिंग है, जब ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, ठीक है ना, एक जगह पर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए और मोटा भी हो जाए, तो उस रीजन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटन फाइबर। और एक है यूक्रोमेटन फाइबर। जब क्रोमेटिन फाइबर का वो रीजन जहां पर यूनिफॉर्मली कंडेंसेशन हो जाए, हर जगह न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग में एक जैसा कंडेंसेशन, यानी छोटा भी और मोटा भी लेकिन हर जगह। लेकिन अगर एक जगह बहुत ज्यादा मोटा और छोटा हो गया है और दूसरी जगह
कम यूनिफॉर्मली ना हो तो फिर हम उसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटन। अगर तमाम यूनिफॉर्म न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग में तस्बीह के दाने में हर जगह यूनिफॉर्मली कंडेंसेशन हुई है, छोटा और मोटा हो चुका है क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये यू क्रोमेटिन फाइबर है। और आखिर में क्या है, आखिर में आखिरी लेवल इसका क्या है, अब जी मैं ये कोर डीएनए और ये सब कुछ मैं मिटा रहा हूँ जी। आखिरी लेवल क्या है हमारे साथ है सोलोनाइट, इसको कहते हैं सोलोनाइट, सोलोनाइट या क्रोमेटाइट। क्लियर, क्रोमोटाइट। जब ये क्रोमेटाइट फाइबर एट द एंड ऑफ, यानी जब सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, बिगन सेल अब डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्या है, क्वाइलिंग शुरू हो जाती है। क्रोमेटाइट फाइबर फिर क्वाइलिंग कर लेते हैं। देखो पहले प्रोटीन और डीएनए क्वाइलिंग कर लेते हैं, न्यूक्लियोसोम बना लेते हैं। फिर इसके बाद एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के साथ क्वाइलिंग शुरू कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटाइट फाइबर। अब जी पहले थिकनेस थी 10 नैनोमीटर, फिर थिकनेस हो गई 30 नैनोमीटर। अब जी जब सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, फिर क्रोमेटाइट खुद एक दूसरे के ऊपर, फिर क्रोमेटाइट फाइबर, ख्वाह वो यू क्रोमेटाइन फाइबर हो या क्रोमेटाइट फाइबर हो, वो अब क्वाइलिंग शुरू कर देती है। तो इस क्वाइलिंग से सोलोनाइट या क्रोमेटाइट बन जाता है। अब इसकी थिकनेस क्या हो गई, 200 नैनोमीटर। और आखिर में बिल्कुल आखिर में एनाफेज में जब हमें क्लियर कट नानो क्रोमेटाइट ये आरम नजर आता है, क्लियर कट, तो उसकी जो क्या है, ये क्रोमेटाइट एक मर्तबा फिर इस क्रोमेटाइट को सुपर क्वाइल भी कहा जाता है, यानी सुपर क्वाइल, इससे ज्यादा क्वाइल और हो ही नहीं सकती। क्वाइल का मतलब तो जानते हो कि इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर गोल होता जाता है, गोल, ठीक है ना, जंजीर की तरह। तो जी तो आखिर में ये 700 नैनोमीटर पर ये रुक जाता है। तो क्रोमेटाइट का जो थिकनेस है वो 700 नैनोमीटर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्रोमोसोम की क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी हो जाती है। फिर सुने कि प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे के साथ न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम पर जो डीएनए क्वाइल हुई है उसको कोर डीएनए, और जो दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक हुई है उसको लिंकर डीएनए। अब जी कोर डीएनए में क्या है, 200 न्यूक्लियोटाइड है, लिंकर डीएनए में 60 न्यूक्लियोटाइड है जी। अब जी ये न्यूक्लियोसोम फिर एक दूसरे के साथ क्वाइलिंग शुरू कर देता है, न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बना लेते हैं। न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग बनाने के बाद फिर ये क्वाइलिंग शुरू कर देता है क्रोमेटाइट फाइबर। क्रोमेटाइट फाइबर में अगर एक जगह कंडेंसेशन हुई है, बाकी जगहों में नहीं हुई है, तो क्रोमेटाइट फाइबर। अगर सारी जगहों में कंडेंसेशन हुई है तो यूक्रोमेटाइट फाइबर। अब इसके बाद उसमें 30 नैनोमीटर की थिकनेस, इसके बाद जब सुपर क्वाइलिंग, जब सेल डिवाइड शुरू हो जाता है, फिर ये क्रोमेटाइट फाइबर एक दूसरे के ऊपर क्वाइल करना शुरू कर देते हैं। जब उस वक्त इसकी थिकनेस 200 नैनोमीटर को पहुंच जाती है, और इसी तरह एट द एंड क्या है, यही क्रोमेटाइट फिर जब क्वाइलिंग करती है तो उस वक्त उसकी थिकनेस 700 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है, और इस तरह क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल हो जाती है। इस फेज में ये तकरीबन 6 से 8 घंटे तक जारी रहता है, और इस तरह जैसी ही रिप्लिकेशन पूरी हो जाती है, क्रोमोसोम भी अपने नंबर डबल कर लेते हैं। प्रोटीन और डीएनए की रिप्लिकेशन भी उस वक्त क्रोमोसोम क्यों नंबर डबल कर लेते हैं, क्योंकि रिप्लिकेशन और प्रोटीन दोनों, हिस्टोन दोनों अपने डबलिंग की वजह से क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाता है एट द एंड ऑफ इस फेज। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या है, जैसे इब्तिदा में मैं आपको कह चुका हूँ कि ये कैरियर ऑफ जीन है। इसमें यानी ह्यूमन के केस में 23 पेयर है, 40,000 जीन है, हर जीन के पीछे एक करेक्टर है। तो उस करेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ले जाने वाला जो कैरियर है, जो व्हीकल है, वो क्रोमोसोम है। इसी तरह क्रोमोसोम की
जितनी भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें जितनी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर एक क्रोमोसोम मिस हो गया तो उस वजह से इंडिविजुअल में बहुत ज़्यादा करेक्टर मिस होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा जीन को कैरियर करने वाला है। एक क्रोमोसोम में सैकड़ों तादाद में ट्रेड यानी जीन आते हैं और हर एक अपना अपना एक्सप्रेशन शो करता है, तो वो इम्प्रेशन फिर नहीं होगी क्योंकि जीन नहीं आया है। ठीक है ना। मैं अपने स्टूडेंट को अक्सर क्रोमोसोम के हवाले से ये एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं पेशावर जा रहा हूँ, तो मैं पेशावर पैदल तो नहीं जा सकता आजकल के ज़माने के हवाले से। मैं तो जी ड्यू टाइम मैं किसी अच्छी गाड़ी में जाऊंगा, तो वो अच्छा गाड़ी यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आने वाला जो गाड़ी है वो क्रोमोसोम है, जो अपने साथ ढेर सारे करेक्टर को ले आते हैं। और इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, और यही जीन हमारा एक्सप्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्रोमोसोम की मैसिंग हो गई है या ज़्यादती हो गई है, आपने डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, वो तो इंशाल्लाह इस चैप्टर का क्रोमोसोम इन डीएनए की चैप्टर के आखिर में वो डिसऑर्डर डिस्कस हुई है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं डिस्कशन आपके लिए करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो लंबी तो हो गई, लेकिन अब क्या करना है कि टॉपिक ऐसा ही था। माज़रत के साथ, अगर आपको ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक दे और कमेंट्स में लाजमी तौर पर अपने तासुरात से हमें आगाह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।